हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों का क्लास चल रहा था रसायन शास्त्र का, जिसमें पार्ट 3 तक वीडियो हम डाल चुके हैं। आज का इस क्लास में हम पार्ट 4 बनाएंगे। पार्ट 4 में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके उदाहरण क्या कौन कौन से हैं, सारा चीज़ आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो हम बोल सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में आपको तत्व और यौगिक दोनों हो सकते हैं। तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके, संयोग मतलब जुड़ करके, है ना, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कह लीजिए या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कह लीजिए। अब यहाँ पर है संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी दो पदार्थ आपस में जुड़ कर करके एक नया पदार्थ बना लेंगे, तो ओकरा बोलेंगे संयोग कर लिया। क्या कर लिया? संयोग कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण में लेते हैं तत्व के बीच में संयोजन अभिक्रिया, फिर लेंगे तत्व और यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया, फिर लेंगे यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया। तो तीनों तरीकों से हम लोग बारी बारी से देखते हैं ना। पहला है तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे तत्वों के बीच में, यानी दो तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार से होता है। तो हम दो अलग अलग तत्व लेते हैं। पहला लेते हैं कार्बन और दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? अब यहाँ पर देखिए कि दो तत्व आपस में मिल करके एक नया यौगिक का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दो तत्व आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? एक नया यौगिक बना दिया, जो इसका गुण जो है इन दोनों को गुण से बिल्कुल क्या रहेगा? भिन्न रहेगा, अलग रहेगा। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है, ये आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, तो बोले कार्बन डाइऑक्साइड। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। समझ में आ गया? अब जैसे में एक और लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2। क्या लिए? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं बनाता, ये सिर्फ बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। चलिए यहां देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिए? तो यहां पर देखिए दो तत्व आपस में मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं।
यह यौगिक का गुण इन दोनों को गुणों से बिल्कुल क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, अलग रहेगा, है ना। अब यहाँ पर बोला जा सकता कौन सा अभिक्रिया है, तो बोले संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों जुड़ करके एक ही न बन रहा है, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, कोई डाउट है, नहीं ना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता क्या होता है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, अब यहाँ पर आप लोग इसको संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना पीस है, 2 पीस, यहाँ 1 पीस है, 2 से गुना कर देंगे ना। अब Mg है कितना, यहाँ 2 पीस, यहाँ 1 ही है, यहाँ कितना से लगा देंगे, 2 से गुना, तो यह संतुलित हो गया। क्या हो गया, ये पहले से ही संतुलित था, कार्बन 1 CO2, तो O2 यहाँ है, ये संतुलित था, लेकिन ये संतुलित नहीं था, संतुलित कर दिए। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत है। ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है फेरिक और सल्फाइड, सल्फर, फेरिक और सल्फर है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो FeS बनाते हैं। अब FeS क्या होता है, तो देखिए फेरिक है, ये क्या है, सल्फर है, तो फेरिक और सल्फर मिल करके फेरस सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड बोल दीजिए, क्योंकि फेरिक को ही आयरन कहा जाता है। फेरिक को क्या कहा जाता है, आयरन। तो आप इसको आयरन सल्फाइड भी बोल सकते हैं या फेरस सल्फाइड भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम 3 उदाहरण ले लिए, तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया, तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया का 3 उदाहरण आप लोगों को बता दिए। और ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो 2 तत्व आपस में मिल करके एक ही यौगिक का निर्माण किया है, तो यहाँ पर दोनों जुड़ गया है, तो जुड़ना ही संयोग कहलाता है। यहाँ पर भी देखिए कि दोनों आपस में जुड़ गया है, यहाँ पर भी दोनों आपस में जुड़ गया है ना। तो ये जो हुआ अभिक्रिया, ये आपका संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। ये हुआ तत्वों के बीच में। आगे हम लोग देखेंगे तत्व और यौगिक के बीच में, तत्व और यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया। उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तत्व और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, ये दूसरा पॉइंट हो गया ना, इसी का उदाहरण के ये दूसरा पॉइंट है आपको, तत्व और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पर आपको एक तत्व होगा और एक क्या होगा, यौगिक होगा। अब उन दोनों के बीच में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, है ना। क्या करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद देखते हैं क्या बनता है। यहाँ देखेंगे हम लोग तत्व और यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया। तो एक हम लिए यहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लिए हैं, और एक क्या है आपको ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आप इसको संतुलित कर सकते हैं, तो CO और प्लस O2 मिला है तो CO2 बना है। तो आप इधर देखिए कि यहाँ पर कितना पीस कार्बन ऑक्सीजन है, 2 पीस है, यहाँ पर 2 1 3 पीस है, तो ये संतुलन में नहीं ना है। तो संतुलन में करने के लिए इधर 2 से गुना करते हैं, तो 2 और 2 4 हो गया। इधर कितना, 2 ही ना है, तो इधर भी 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 हो गया। अब कार्बन भी 2 पीस, तो कार्बन भी 2 पीस हो गया। तो अब जाके ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, हम एक तत्व और एक यौगिक के लिए हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है, O2 एक तत्व है ऑक्सीजन। तो CO और O2 ले लिए हैं, तो दोनों के बीच में जब हम रिएक्शन कराए हैं तो देख रहे हैं CO2 बना है, यानी एक ही यौगिक का निर्माण किया है। और जब एक यौगिक का निर्माण करेगा तो क्या ये संयोजन अभिक्रिया न होगा, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया क्या है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। दूसरा देखिए यहाँ पे ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है। तो ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनाता है। क्या बनाता है, सल्फर डाई। अब इसको संतुलित कर दीजिए आप लोग, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है। अब इसको आप संतुलित कर सकते हैं ना,
सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया ना, तो यहाँ आप संतुलित कीजिएगा तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कितना 2 2 4 गो यहाँ के हुए हैं, तो इनमें 2 से गुना कर देंगे हम तो 3 दूनी 6 गो, और 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो 3 दूनी देखिए 2 दूनी 4 और 2 6, सल्फर 2 तो सल्फर 2 गो हो गया, ये संतुलित हो ना गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको हो गया ये तत्व और यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है? तो हम बोलेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? देखिए 2 पीस रहेगा उसके लिए डाई आता है, 3 पीस रहेगा उसके लिए ट्राई आता है, 4 पीस ट्रेटा, 5 पीस पेंटा, ये सब आता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 पीस है तो डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, यहाँ 3 पीस है तो ट्राइऑक्साइड बोल दे रहे हैं। आगे समझ में ना? तो क्या बना? सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं यौगिकों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए अगला पॉइंट है यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर आपको संयोजन अभिक्रिया में जो भाग लेंगे दोनों ही यौगिक होंगे, दोनों ही क्या रहेंगे? यौगिक। तब यहाँ पर रहेंगे यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है? यह है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? काली चूना। या बिना बुझा हुआ चूना भी इसका नाम है, बिना बुझा हुआ चूना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आ जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखिए, है ना, तो बोले CaO, है ना। और ये वो बुझा हुआ चूना जो अभिक्रिया करके बनाते हैं, ये अभी बुझा हुआ नहीं है तो इसीलिए बोलते हैं बिना बुझा हुआ। पानी में मिला देंगे तो बुझ जाएगा, है नहीं। आप लोग यहाँ आग लग जाता है क्या करते हैं? पानी डाल देते तो बुझ जाता है ना, उस तरह ये है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, यही ना जी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और प्लस में ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है। चूना देखें ना, बाजार से ला करके पानी में डालते हैं तो क्या होता है? जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन में गर्म हो जाता है ना, बर्तन गर्म हो, पानी गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पानी के मिलने खौलने लगता है। तो वही यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जित करता है। क्या करता है? इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना या भाखरा चूना भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? भाखरा चूना। याद रहेगा। देखिए इसको बोले हम क्या क्या नाम दिए? कैल्शियम ऑक्साइड। पहला नाम क्या दिए? काली चूना। क्या नाम दिए? बिना बुझा हुआ चूना। तो तीनों नाम याद रखना है आप लोग को, तीनों नाम याद रखना। कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पर देखिए जल के साथ जब अभिक्रिया कर लिया तो बनाया Ca और OH का हॉल्टवाइज, इसको हॉल्टवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉल्टवाइज। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, और ये तो पहला नाम जान गए, इसी को दूसरा नाम होता है भाखरा चूना। क्या नाम देते हैं इसको? पहला नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा नाम भाखरा चूना, तीसरा नाम बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? अब देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं दीवाल के पोताई में। दीवाल के पोताई होता है ना, तो दीवाल के पोताई में इसका उपयोग किया जाता है ना। ठीक है। अब देखिए दीवाल की पोताई करने के बाद Ca इंटू OH का हॉल्टवाइज जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बनाता है? और प्लस में जल H2O का निर्माण करता है। क्या करता है?
तो जब कैल्शियम कार्बोनेट से ये रिएक्शन कर लेता है तो दीवार का चमक बढ़ जाता है। दीवार का चमक क्या होता है? क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है तो दीवार के चमक में वृद्धि आ जाती है, बढ़ जाती है चमक, है ना। तो देखिए यहाँ पर होगा Ca*OH का होल ट्वाइस, है ना, प्लस CO2। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो CaCO3 बनाता है ना जी, कि CaCO2 बनाएगा, और प्लस में क्या बनाता है? H2O। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो है इसके कारण दीवार का चमक क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्या होता है? तो क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर दो यौगिक का निर्माण हो जा रहा है ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। इसको संतुलित आप लोग कर सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पर आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल से रिएक्शन कराया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? और फिर एक और यहाँ बात कहा जा सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण करता है ना। फर्क इतना है कि यहाँ संयोजन अभिक्रिया है और ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। समझ में आ गया ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला दूसरा दिखाते हैं आप लोग को। क्या दूसरा देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड तो SO3 होगा और जल H2O। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनता है। अब इसको संतुलित कर सकते हैं आप लोग, तो ये दोनों को संतुलन करने के लिए आप लोग को SW के रूप में रह गया है ना। आप लोग संतुलित कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। संतुलित करने के लिए सिखाया गया है ना। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, तो उसी को नियम से इसको भी आपको क्या कर लेना है? संतुलित कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लिया तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। क्या बना दिया? अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। और यहाँ क्या है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2O जल, और मिल करके क्या बना है? तो यहाँ पर देखिए दो यौगिक आपस में मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं ना। अब इसका गुण इन दोनों को गुणों से बिल्कुल क्या रहेगा, तो ये संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है ना। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर आप लोग देख लिए यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं आगे। यहाँ पर अब हम अगला देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या, इससे पहले आप पढ़े संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन वियोजन का मतलब क्या होता है, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा है। उसका जस्ट क्या है? तो अब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का हम लोग डिफाइन कैसे कर पाएंगे, तो बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से, किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है। सरल मतलब छोटा, सरल मतलब छोटा। तो दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है जिसका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा आप लोग, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हम बोले वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से या किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है,
तो उससे हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण और पहले वाले पदार्थ का गुण में बिल्कुल क्या होगा, भिन्नता होगा, अंतर होगा, तब जाकर उसको बोलेंगे कि ये क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ही रहे तो इसका मतलब समझना है कि गुणों में डिफरेंस होगा ही, और जब गुण में डिफरेंस नहीं होता रासायनिक अभिक्रिया होगा नहीं, है ना। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन इसीलिए ना समझाया था आप लोग को जी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है जिसका गुण मूल्य गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे में देखिए अब यहाँ पे है, पहला लेते हैं CaCO3। CaCO3 एक बड़ा यौगिक है। इस यौगिक को अगर गर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो गर्म कर देने से बन जाता CaO + CO2 बनता है। क्या बनता है, CaO + CO2 बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 बनाया, है ना, CO2 बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यौगिक के टूटने से दो नए यौगिक का निर्माण हो गया। अब ये दोनों यौगिक का गुण ये वाला गुण से बिल्कुल भिन्न है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब वियोजित हो रहा है, यानी वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये जो CO2 बनता है वातावरण में मिल जाता है। तो हम बताए जब गैस का निर्माण होगा तो ऊपर का एरो लगाना हम बताए थे ना। तो यहाँ CO2 गैस ही ना बाबू, तो ऊपर का एरो लगेगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है क्या होता है जब CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो बोलेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो जैसे में आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पर देख लीजिए आप पोटेशियम क्लोरेट, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट को भी अगर गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। क्या करता है, और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। इससे क्या होता है, तो KCl + में O2 बनता है। क्या बनता है, O2 बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक यौगिक है, इसके अणु के टूटने से दो नए यौगिक का निर्माण हुआ ना। यहाँ पर यौगिक ना कह करके ये तत्व कह सकते हैं। तो दो नए पदार्थों का निर्माण हुआ, दो नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका गुण, ये दोनों का गुण इसके गुण से बिल्कुल क्या रहेगा, अलग रहेगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट, ClO3 को बोलते हैं क्लोरेट, क्या बोलते हैं, और K का मतलब पोटेशियम। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किए, त्रिभुज का समझ में मतलब आता है आप लोग को, त्रिभुज का मतलब होता है गर्म करना। क्या होता है, गर्म करना। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या क्या में बदल जाता है, ये तो बनता पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो गया, और ऑक्सीजन। क्या बन गया, तो ये जो हुआ विघटित हो रहा है ना जी, तो ये किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया में एक आता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या आता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं NaCl, ये है सोडियम क्लोराइड। क्या है, अब सोडियम क्लोराइड पर जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए टूट ना गया, ये भी टूटा है कि नहीं टूटा है, तो यानी अपघटन हो रहा है इसका।
तो यहाँ पर किसके द्वारा रहा? विद्युत धारा द्वारा रहा। किसके द्वारा हो रहा है? इसीलिए इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ये समझ में आ गया ना? किन्हीं कोई डाउट नहीं ना है? चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे आप लोग को बताते हैं। देखिए ये जो होता है ये चल जाता है कैथोड पर। कहाँ चल जाता है? और ये एनोड पर। प्लस वाला हमेशा कैथोड पर रहेगा, माइनस वाला एनोड पर, है ना? याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये तीसरा है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग 2 को पढ़ लिए ना। जो हम लोग विद्युत अपघटन जो पढ़े हैं वो विघटन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है ना? संयोजन और वियोजन था ना, तो वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो अब यहाँ आगे पढ़ेंगे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका परिभाषा हम लिख दिए थे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें आप देखिएगा कि एक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाएगा? विस्थापित कर दिया जाएगा। और उसका जगह वो स्वयं लेता है, जो विस्थापित करता है उसका जगह वो क्या करता है? स्वयं लेता है। तो उसी को बोलते हैं हम एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पर होता है कि अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर उसका जगह स्वयं ले लेते हैं। अपने से जो कम क्रियाशील होते हैं उसको विस्थापित कर देता है और उसका जगह क्या करता है? स्वयं ले लेता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्रियाशीलता समझने के लिए आपको पेज नंबर 24 पर जाना होगा। पेज नंबर 24 पर आपको क्रियाशीलता दिया हुआ है, वहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। पेज नंबर 24 पर आइए। भारतीय भवन के बुक, है ना, किसमें? भारतीय भवन के बुक होना चाहिए। पेज नंबर 24 यहाँ देखिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, है ना। पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है ना, दिया हुआ जी। ऊपर वाला अधिक क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील है ना। जितना ऊपर है वो सब क्या है? अधिक क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील है। तो इसी पर आधारित है, ठीक है। और इसके बारे में जब हम लोग प्रश्नावली यानी अध्याय 2 पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा, है ना। अम्ल भस्म तथा लवण पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको बताएंगे क्रियाशील समूह क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे, है ना। अभी अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखिए, यहाँ पर किसी कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित। पहला क्या है? पहला उदाहरण के लिए किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, यही लिखते हैं, धातु द्वारा विस्थापन। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। यानी यहाँ पर आप देखिएगा कि कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु क्या करता है? विस्थापित करता है, और विस्थापित करके उसका जगह स्वयं लेता है। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, यह है फेरिक, है ना, और प्लस में फेरस और CuSO4 कॉपर सल्फेट, है ना। इसको हम लोग लोहा भी बोलते हैं, और ये कॉपर क्या है? सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉपर जो है, देखिए धातु के रूप में आपको क्या है? तो लोहा और कॉपर है। लोहा और क्या है? कॉपर को हम लोग तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लोहा और तांबा में
ये सल्फेट के साथ जल्दी रिएक्शन कौन करता है? तो लोहा करता है। कौन करता है? यानी कह दिया जाए तो लोहा जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर से क्या है? तो जैसे ही कॉपर इसके पास आएगा, कॉपर से रिएक्शन, कॉपर सल्फेट से जब लोहा रिएक्शन करेगा, यानी कह दिया जाए फेरिक रिएक्शन करेगा, तो बना लेगा फेरिक सल्फेट। क्या बनाता है? यानी यहाँ से इसको विस्थापित करता है। फेरस क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? फेरस है, लोहा है ना। तांबा से अधिक क्रियाशील कौन है? तो लोहा क्या करता है कि इसको विस्थापित कर देता है। विस्थापित मैंने इसको यहाँ से भगा देता है, तो यहाँ आ जाएगा FeSO4। और जैसे ही यहाँ आता है तो कॉपर क्या करता है कि यहाँ से भाग जाता है, तो Cu अलग हो ना गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है? अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाला क्या करता है? विस्थापित कर देता है, और उसका जगह फिर क्या करता है? स्वयं ले लेता है। तो देखिए इसको हटा कर इसका जगह स्वयं लिया है ना, और इसको अलग कर देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक बेंच पर बैठना है ना। ये बेचारा कमजोर है, ये थोड़ा हट्टा कट्टा बढ़िया है, मजबूत है ना। अब इसको मन है कि इसके ये बैठा हुआ किसी के साथ में, 4 लोग यहाँ एक बेंच पर बैठे, एक बेंच पर 4 लोग बैठे हुए हैं। ए है, बी है, सी है और डी है। सपोज समझिएगा अच्छा से ना। यहाँ पर ये जो है से ये सब जो है ना, बी सी डी जो है से बहुत थोड़ा अच्छा खासा है, मजबूत है। ये बेचारा कमजोर है। यहाँ पर ई आ गया। कौन आ गया? ई देखने में बहुत हट्टा कट्टा था, मजबूत था। समझ में आ रहा ना। तो अब क्या हुआ कि ई आया तो बोला, ए को बोला करे तो यहाँ से भागेगा कि नहीं भागेगा? तो ये बेचारा क्या करे? डर यहाँ से भाग नहीं जाएगा। सोच रहा है कि इससे हम पिटा जाएंगे, ये हमरा से ज़्यादा मजबूत है। तो ये बेचारा यहाँ से भाग करके दूसरा बेंच पर बैठ जाता है, और इसका जगह फिर यहाँ के ले लेता है। सेम वही प्रोसेस नहीं इसमें हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या है कि ये बेचारा लटल बुड़ल था और ये हट्टा कट्टा है। फेरस बोला किरा? फेरस किसको बोल रहा है? कॉपर को। फेरस बोल रहा है तुम इस जगह को छोड़ दो, हम इस जगह पर बैठना चाहते हैं। तो फेरस लटल बुड़ल था बेचारा। ये बोला ठीक है भैया, हम तुमको जगह छोड़ देते हैं। और यहाँ आया तो इसका जगह ले लिया, अब यहाँ से भाग के दूसरा जगह जाकर बैठ गया ही, है ना। तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए जैसे मुँह उतार लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए यहाँ जो है ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट, इसका रंग होता है नीला। क्या होता है? नीला। लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है? फेरिक रिएक्शन करता है, Fe है ना, फेरस रिएक्शन करता है इससे, तो फेरस क्या बनता है? फेरिक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? तो ये नीला रंग जो होता है गायब होता है। नीला रंग क्या होता है? और रंग हो जाता है हरा। क्या आ जाता है? हरा रंग। हल्का हरा रंग आ जाता है। कैसा आ जाता है? हल्का हरा रंग आ जाता है। और यहाँ पर फेरिक जो है ना, फेरिक पर थोड़ा बहुत कॉपर का परत जम जाता है। फेरिक की सतह पर कॉपर का हल्का फुल्का क्या हो जाता है? परत जम जाता है। तो आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ाया था ना कि रंग चेंज हो जाता है। तो नीला रंग से क्या हो गया? ये हरा रंग हो रहा है ना। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो एक उदाहरण मिल गया आप लोग को देखने के लिए कि रंग में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या होता है जब फेरिक कॉपर सल्फेट में मिला दिया जाता है, या क्या होता है जब फेरिक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन यानी अभिक्रिया करा दिया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे फेरिक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर उसका जगह स्वयं लेता है और फेरिक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? फेरिक सल्फेट। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? अब आगे देखते, पहले इसको क्लीन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए अगला है कॉपर और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? कॉपर है। अब देखिए यहाँ और यहाँ में फर्क है। यहाँ था कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन? फेरिक। लेकिन यहाँ Ag बोलते हैं चांदी को। किसको बोलते हैं? चांदी को, है ना। सिल्वर, तो सिल्वर से अधिक क्रियाशील कॉपर हो जाता है। कौन होता है? कॉपर।
तो यहाँ देख रहे थे कि यहाँ कॉपर भी स्थापित हो रहा है, अब यहाँ सिल्वर भी स्थापित हो जाएगा। कौन भी स्थापित होगा? तो बने कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? यानी कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर कॉपर नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? तो बनेगा CuNO3 का होल्ट वाइज। क्या बनेगा? NO3 का क्या होता है? और प्लस में बेचारा Ag इधर भाग गया। समझ में आ गया ना? Ag बोलते हैं सिल्वर को। क्या बोलते हैं? सिल्वर को। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह कॉपरे लटल बुड़ल है, एक रोज से कमजोर आदमी है यहाँ पर, है ना? तो जब इसको भगाया गया तो ये भी तो दूसरा को भगाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर Ag कमजोर पड़ गया तो वो कह रहा करे तू भगा यहाँ से, तो ये आ गया यहाँ, तो इसको भगा के इसका जगह स्वयं ले लिया और ये बेचारा अलग चला गया, हुआ ना? तो सभी जगह कॉपर भी स्थापित नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सभी जगह कॉपर भी स्थापित होगा। कॉपर से कम क्रियाशील वाला मिल गया तो कॉपर भी उसको विस्थापित कर देगा। अब ऐसा नहीं कि लोहा सबसे मजबूत है तो लोहा क्या होगा? लोहा सबको विस्थापित करेगा। लोहा को भी विस्थापित किया जा सकता है, इससे अधिक क्रियाशील वाला तत्व तो विस्थापित कर देगा। इससे अधिक क्रियाशील वाला जो धातु होगा इसको विस्थापित कर देगा। पोटेशियम के सामने टिकेगा, सोडियम के सामने सब टिकेगा, ये भी विस्थापित होता है, क्योंकि पोटेशियम सोडियम सब क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है ना? ये समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आप लोग से, क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर को डाल दिया जाता है? तो बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर को डालने पर सिल्वर को कॉपर विस्थापित कर उसका जगह स्वयं लेता है और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है। क्या करता है? आगे समझ में? कोई डाउट है? चलिए यहाँ क्या था, ये जो पढ़ रहे थे, ये धातुओं द्वारा धातु को विस्थापित किया जा रहा था। धातु के द्वारा धातु एक विस्थापित हो रहा है जी। देखिए फेरिक भी धातु, कॉपर भी धातु, कॉपर भी धातु और यहाँ सिल्वर भी क्या है? तो एक धातु दूसरे धातु को ही विस्थापित कर रहा था, है ना? अब पढ़ेंगे एक धातु दूसरे अधातु को विस्थापित कैसे करता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। कम क्रियाशील वाला अधातु क्या करेगा? उसके अधातुओं के समूह क्या करेगा? उसको विस्थापित कर देगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर देखिए ये सोडियम ब्रोमाइड है। क्या है? और ये क्लोरीन है। सोडियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? और ब्रोमीन बनता है। सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन का निर्माण होता है ना, ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील कौन है? क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन। तो यहाँ से क्या करेगा कि ब्रोमीन को क्लोरीन विस्थापित कर देगा और इसका जगह क्या करेगा? तो बेचारा सोडियम जस के तस न रहेगा, विस्थापित कौन हो रहा है? तो ब्रोमीन हो रहा है। किसके द्वारा? तो यहाँ आ गया NaCl। क्या आ गया? Cl है ना, Na यानी सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? और साथ ही साथ यहाँ पर बनेगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन में Br2 होता है ना? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ब्रोमीन को क्लोरीन क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो आप नोट में लिख सकते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है। अच्छा वो सब में दोनों में भी लिख सकते थे कि फेरिक कॉपर से अधिक क्रियाशील है और कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। ये आप नोट में लिख सकते थे। यहाँ भी नोट में लिख सकते हैं आप कि ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील कौन है? या लिख सकते हैं क्लोरीन से कम क्रियाशील कौन है? है ना? कोई दिक्कत है? ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसमें हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विलयन का रंग भूरा हो जाता है। कैसा होता है? भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? आगे समझ में ना? कोई डाउट है? तो यहाँ पर भी एक ही उन्हें विस्थापित हो रहा जी, तो इसी को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत है? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है। ये क्या है? के का मतलब पोटेशियम और आई मैंने आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडीन से मिल करके पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। तो ये पोटेशियम आयोडाइड यहाँ क्लोरीन है। कौन है? अभी क्या है? क्लोरीन पोटेशियम
आयोडीन है ना, क्लोरीन आयोडीन से क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्लोरीन आयोडीन से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा कि आयोडीन को विस्थापित कर देगा। अब पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, यानी KCl बना दिया। क्या बना दिया, और यहाँ पर आयोडीन गैस का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो आयोडीन को क्लोरीन विस्थापित करके उसका जगह स्वयं लेता है और पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करता है, जिसके कारण इसका रंग बैंगनी हो जाता है। क्या होता है, बैंगनी। रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी। यहाँ भूरा, यहाँ कैसा हो रहा था, बैंगनी। बैंगनी रंग हो जाता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यही दुगो है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको अधातु। यहाँ आप देखिएगा आप लोग का क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी क्रियाशील धातु जो होंगे वो अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित, अम्ल में जो हाइड्रोजन विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको विस्थापित कर देगा। उसको क्या कर देगा, विस्थापित। और उसका जगह फिर क्या करेगा, जैसे में यहाँ जिंक है, क्या है, जिंक। अब H2SO4 बोलते हैं किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना जी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को कैसे विस्थापित करेगा। फिर यहाँ देखिए दूसरा में Zn जिंक और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापन कैसे करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जिंक जो होता है फास्फोरिक अम्ल से किस प्रकार से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो चलिए देखिए अब क्या कर रहे हैं, दोनों को रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो जब आपस में रिएक्शन कर तो क्या बनाएगा, ये आपस में रिएक्शन करके बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन को विस्थापित, तो हाइड्रोजन आ गया इधर। अब जब गैस मुक्त होता है तो उसके लिए क्या एरो दिया जाता है ऊपर का ना, तो यहाँ क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए ये जिंक जो होता है किसको विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को ना जी, तो बनेगा ZnCl जिंक क्लोराइड। क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बनाया है ना, Cl2 होता है और प्लस में H2 विस्थापित हो गया। H2 क्या हो गया, अब इसको आप लोग संतुलित करना सीखे है ना, तो संतुलित अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग ये फास्फोरिक जो अम्ल है, क्या है, तो फास्फोरिक अम्ल को विस्थापित कर देगा ना और फास्फेट बनाता है, जिंक फास्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक फास्फेट बनाता है और प्लस में H2 गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा फास्फोरिक अम्ल और क्या है, जिंक फास्फेट है। क्या है, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीनों जो देख रहे हैं आप, वो क्या कर रहा है कि अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को धातु द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। धातु द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापन। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या होता है जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया जाता है, तो बोलेंगे कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में मिल करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, और उसका जगह स्वयं लेकर के जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, और इसमें पूछेगा तो बोलेंगे हाइड्रोजन विस्थापित करके जिंक क्लोराइड बनाता है, और इसमें पूछेगा तो क्या बोलेंगे, जिंक फास्फेट बनाता है। क्या बनाता है, समझ में आ गया आप लोग को कि नहीं, कोई डाउट। तो एकल विस्थापन के ही तीन गो आपको उदाहरण दिया हुआ था, तीनों हम समझा दिए। अब आगे पढ़ेंगे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर अब आगे पढ़ेंगे हम लोग उभय विस्थापन या द्विविस्थापन भी कहते हैं इसको। उभय को द्वि भी बोला था ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोला था डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में इसको कहा जाता है ना। अब यहाँ पर है
कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे हम लोग? तो बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी अदला बदली, आयनों के क्या करते हैं? विनिमय मतलब अदला बदली करके क्या करते हैं? दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा था उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? फिर से सुन लीजिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों? तो जैसे में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अगर रहेगा AB प्लस में CD, AB और कौन है? तो अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। अपने आयनों क्या करते हैं? अदला बदली कर लेते हैं ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा इसके जगह पर, अभी चल जाएगा इसके साथ मिल जाएगा, तो बन जाएगा AC और प्लस में बन जाएगा BD, है ना? यही नहीं बनेगा? जैसे में यहाँ पर है दिया हुआ है AB प्लस, लाइट चला गया ना, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर AB प्लस XY है। क्या है? तो ये आपस में मिल करके AX बनाएगा और ये बनाएगा BY बनाता है। क्या बनाता है? तो यहाँ पर देखो आयनों का अदला बदली किए है ना कि नहीं किए? एगो चलेगा इसके साथ, एगो चलेगा इसके साथ, तो आयनों का क्या किए? और इसके फलस्वरूप क्या किया? नए पदार्थों का निर्माण, नए यौगिकों का निर्माण कर दिए। तो इनमें दुगुना विस्थापित हो रहा है जी, तो इसको बोलता है डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डुअल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। समझ में आया आप लोग ना? अब यहाँ पर उदाहरण द्वारा आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है? जैसे में यहाँ देखिए आप लोग NaCl प्लस AgNO3, AgCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, है ना? तो सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अपने आयनों का क्या करते हैं? देखिए सोडियम धातु इस पर प्लस होगा, इस पर क्या रहेगा? इस पर प्लस है, इस पर क्या होता है? तो माइनस वाला प्लस पर और प्लस वाला माइनस पर चला जाता है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा कि Ag चला जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, और NO3 किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ ना। तो यहाँ बन जाएगा हाँ AgCl, Ag प्लस में NaNO3, तो यहाँ पर देखिए आप समझिएगा अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर गौर से देखिए तो आयनों का आदान प्रदान हुआ है ना। प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास गया है ना। प्लस प्लस के साथ नहीं जा सकता है, माइनस माइनस के साथ नहीं जा सकता है ना। प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयनों का आदान प्रदान हुआ है। क्लियर हो गया? यानी इसमें चला गया इसको, तो इसको भेज दिया यहाँ, तो आदान प्रदान एक दूसरे को किया ना। समझ में आ रहा है इतना तक ना? अब यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त कर लेता है, सफेद अवक्षेप बन जाता है। क्या बनता है? तो सफेद अवक्षेप जो बन रहा है इसके बारे में अवक्षेपन अभिक्रिया आगे पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को बता देंगे ये अवक्षेप कैसे बना और इसका नाम क्या होगा। तो ये है क्या? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना दिया। क्या बना दिया? सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ गया ना? यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो इसको बोलेंगे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। द्वि मतलब दोनों में विस्थापन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो जो चीज दोनों में होता है, सब में होता है, उसको उभय ना बोलते हैं।
तो उभय विस्थापन कह लेते हैं इसको, उभय विस्थापन कह लीजिए या द्विविस्थापन कह लीजिए। ये समझ में आ गया आप लोग को ना? कोई डाउट है? तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से मिलता है, तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से मिल करके सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त करता है तथा सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। इन होगा? चलिए अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ उदाहरण में आप लोग को, हाँ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और उसके बाद क्या है, उसके बाद है सोडियम सल्फेट ना जी, Na2SO4। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा जी? तो बनाएगा वेलियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। देखिए ये धातु प्लस माइनस, प्लस वाला सॉरी प्लस नहीं होगा, प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला, यही ना बताएं जी? चलिए काम कीजिए यहाँ पर आगे। यहाँ पर देखिए ई चला जाएगा इसके साथ, अभी चला जाएगा इसके साथ ना जी। तो चलिए ई वाला को लाते हैं यहाँ, ई वाला को लाते हैं। देखिए ये आएगा इसके पास में, अभी चला जाएगा इसके पास में, ठीक है ना? तो यहाँ BA के BA हो गया, B थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद यहाँ कौन आएगा? SO। तो क्या होगा? वेलियम सल्फेट जो अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भी? आगे समझ में? उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? एक मिनट, हाँ ठीक है। अब ई आएगा इसके पास ना, तो NaCl, Na क्या बन गया? दोनों के पास दो था तो दो काट ना जाएगा, तो NaCl है ना बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या बना है आपको? वेलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। आगे समझ में आप लोग को? कोई दिक्कत है? अब कोई पूछता है क्या होता है जब वेलियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिला दिया जाता है, तो बोलेंगे कि वेलियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट में मिल करके वेलियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है तथा NaCl का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। अब आगे उदाहरण और भी है, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए फेरिक सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो यहाँ पर विस्थापित होगा ना। यहाँ पर कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर आपको क्या है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है ना जी। तो इन सबों के बीच में हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो बताइए यहाँ क्या बनेगा? FeSO यानी फेरिक सल्फेट बन गया। और यहाँ का पर क्या बनेगा? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बना? क्या क्या निर्माण हुआ? तो फेरिक सल्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने से क्या बनता है? तो यह बनता है फेरिक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? और हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। क्या होता है? अब यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में मिलाने पर क्या बनेगा? तो कॉपर सल्फेट बनेगा, है ना? CuS, ये अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? और उसके बाद बनेगा H2SO4। यही ना बना हुआ जी? कोई दिक्कत है? इसके बाद यहाँ देखिए ये लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो लेड आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है? और लेड आयोडाइड जो पीला अवक्षेप होता है, कैसा होता है? यहाँ लिख दीजिएगा पीला अवक्षेप होता है। कैसा होता है? ये क्या हो गया? पीला अवक्षेप लेड आयोडाइड। और बनेगा क्या? तो KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अपने आयनों का अदला बदली कैसे कर रहे हैं। तो इन पांचों के बीच में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। तो चलिए अब क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग।
अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।